अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, ये जुलाई 2012 का जिक्र है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खैर बांग्लादेश के सरकारी दौरे पर ढाका एयरपोर्ट पर उतरी। हिना रबानी खैर गुज़िश्ता 18 साल में पहली पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा थीं जिन्होंने बांग्लादेशी सरज़मीन पर कदम रखा। उन्होंने बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुलाकात की। हसीना वाजिद पाकिस्तान दुश्मनी में मुकम्मल तौर पर भारतीय कठपुतली बन चुकी थी। इनकी सारी सियासत पाकिस्तान दुश्मनी के गिर्द घूमती थी। हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के इस शानदार इक़दाम को अपनी नफ़रत के भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया और बांग्लादेशी मीडिया ने खुलकर हिना रबानी खैर और पाकिस्तान पर तनकीद के नश्तर चलाए। पाकिस्तान ने नेक नीति और गर्मजोशी के साथ जो कदम उठाया था वो हसीना वाजिद ने अपने जहरीले सियासी बयानिए से नाकाम बना दिया। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात अगले कई साल तक सर्द महरी का शिकार हो गए। इसके ठीक 13 साल बाद एक और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ढाका एयरपोर्ट पर उतरे। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेश के आला अहदेदारों ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से ख़ुसूसी मुलाकातें की। इस मौका पर दोनों मुल्कों में अहम वाहदे और MOU साइन हुए। आखिर पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में यकदम 180 डिग्री का मोड़ कैसे आ गया? क्या चीन ने दोनों मुल्कों को करीब लाने में किरदार अदा किया? क्या जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स मुकम्मल तौर पर बदल गई है? इंडियन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की नींदें क्यों हराम हो गई हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश करीबी ताल्लुकात से क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज हम इस वीलॉग में तलाश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता साल 31 अक्टूबर को एक बहरी जहाज़ कराची पोर्ट से रवाना हुआ। ये जहाज़ इंडियन ओशन में सफ़र करता हुआ श्रीलंका के करीब पहुंचा, जिसका मतलब था कि ये श्रीलंका के किसी पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। या दूसरी सूरत ये भी थी कि इसकी मंजिल मलेशिया या सिंगापुर जैसी फार ईस्ट एशियन कोई रियासत होती। दोस्तों, ना ये श्रीलंका रुका और ना ही मलेशिया की तरफ रवाना हुआ। गैर मुतवक्के तौर पर इसने श्रीलंका क्रॉस करते ही बे ऑफ बंगाल में उल्टे हाथ टर्न ले लिया। ये एक नाकाबिल यकीन मंजर था। इसकी वजह थी इससे पहले तारीख में कभी कराची से जाने वाला जहाज़ इस जानिब नहीं मुड़ा था। इंडिया भी कराची से निकलते ही इस जहाज़ पर मुसलसल नज़र रखे हुए था। माल बरदार ये जहाज़ रूटीन की स्पीड पर आगे बढ़ता रहा और 11 नवंबर को बांग्लादेश के चिटागांग पोर्ट पर पहुंच गया। जी हाँ, आपने सही सुना। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद ये पहला तारीखी लम्हा था जब पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई बहरी जहाज़ इसकी बंदरगाह पर आया था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये जहाज़ सामान से भरे 20 फुट के 370 कंटेनर लेकर कराची से चिटागांग पहुंचा। ये कंटेनर सनती खाम माल और खाने पीने की अशिया से भरे थे। इन अशिया में प्याज, आलू, खजूरें, कारों के स्पेयर पार्ट्स, मार्बल ब्लॉक्स, जिप्सम, कॉपर वायर और केमिकल्स की भारी मिकदार शामिल थी। ये दोनों ब्रदर मुल्कों में दोस्ती और ताउन के एक नए दौर का नुक्ता आगाज़ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत पहले भी जारी थी, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं थी। पाकिस्तानी सामान को पहले दुबई या श्रीलंका जाना पड़ता था, इसके बाद ये बांग्लादेश पहुंचता था। इसी तरह बांग्लादेशी सामान को पहले इन दोनों मकामात से होकर पाकिस्तान पहुंचना नसीब होता। पाकिस्तान से बांग्लादेश को कंस्ट्रक्शन मटीरियल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कॉटन, केमिकल, सब्जी, फ्रूट, चावल और दीगर ज़रूरी अजनास भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के लेडीज़ गारमेंट्स, ज्वेलरी और मेकअप प्रोडक्ट्स, इन सब की बांग्लादेश में भी अच्छी खासी मांग है। बाज़ तजज़ियाकार समझते हैं दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख़ माज़ी की यादें किसी न किसी सतह पर मौजूद रहेंगी। ख़ास तौर पर बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान से माफ़ी का मुतालबा इतना ही पुराना है जितना बांग्लादेश का वजूद। इसहाक डार के दौरा बांग्लादेश के दौरान भी इस माफ़ी की बाज़गश्त सुनाई दी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए? माजी में कई ममालिक दूसरे ममालिक, कम्युनिटी या शख्सियात से माफ़ी मांग चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के असली और कदीम बाशिंदों को एबोरिजिनल्स कहा जाता है। दूसरे मुल्कों से आने वाले सफ़ेद फार्म बाशिंदों ने इनके वतन पर कब्जा करके इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। ये इसी तर्ज का जबर था जो अमेरिका में सफ़ेद फार्मों ने अमेरिका के असली और कदीम बाशिंदों रेड इंडियंस पर किया। 13 फरवरी 2008 को ऑस्ट्रेलिया ने एबोरिजिनल्स के साथ गैर इंसानी सलूक पर माफ़ी मांगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कैमरन रुड ने ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये माफ़ी मांगी। To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. इसी तरह
1 सितंबर 2019 को जर्मनी ने पोलैंड पर सेकेंड वर्ल्ड वार में किए गए जुल्म पर माफ़ी मांगी। इस मकसद के लिए जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर खुद चलकर पोलैंड गए और जर्मनी की तरफ से पोलिश कौम से माजरत की। I bow to victims of the attack in Berlin. I pay tribute to the Polish victims of German tyranny, and I ask for forgiveness. इन तमाम माफियों से क्या फ़र्क पड़ा? क्या माफ़ी मांगने वाले का कद छोटा हो गया? क्या इंटरनेशनल लेवल पर इन मुल्कों की इज़्ज़त में कोई कमी आ गई? क्या इन्हें कोई जंगी, इक़्तिसादी या सियासी नुकसान उठाना पड़ा? इन तमाम सवालों का जवाब ये है कि इन माफियों ने इन मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा भाई बनकर अपने ही लोगों से माफ़ी मांगकर इन्हें सीने से लगा लिया। अगर 1971 के वाक़यात पर पाकिस्तान बड़ा भाई बनकर बांग्लादेश से माफ़ी मांग ले, इसे सीने से लगा ले तो क्या होगा? ना पाकिस्तान की इज़्ज़त कम होगी, ना इसे कोई नुकसान पहुँचेगा। ये माफ़ी बांग्लादेश के ज़ख्मों पर मरहम का काम करेगी। दोनों मुल्क पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ जाएंगे और कुर्बतों के एक नए सिलसिले का आगाज़ होगा। कुर्बतों के इस नए सिलसिले को मुआशी, सफारती, तिजारती, फ़ौजी, समाजी और तालीमी मैदानों में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों मुल्कों के दरमियान इसहाक डार के दौरे पर होने वाले मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तें इसका बहुत बड़ा सबूत हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को वीज़े की शर्त के बगैर ही एंट्री की इजाज़त दे दी है। तिजारत बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का अहम फैसला किया गया। फ़ॉरेन सर्विस अकेडमी में ताउन, स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट्स के ताउन, सरकारी न्यूज़ एजेंसी के ताउन और सकाफ़ती तबादलों के माहदों पर भी दस्तखत किए गए। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में आला तालीम के लिए 500 स्कॉलरशिप देने का मुआहदा किया गया। बांग्लादेश 100 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजेगा। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम में भी बांग्लादेशी स्कॉलरशिप्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सरमायाकारों को 2 रोज़ के अंदर मुफ्त कारोबारी और विजिट वीज़ों के इजरा और वीज़ा ऑन अराइवल देने का ऐलान किया था। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तानी शहरियों को ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने की सहूलत दे दी है। इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तानी वफूद के सरबराहों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त भी ख़त्म कर दी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने पर बातचीत आखिरी मरहले में है। कॉमसेट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने बांग्लादेशी स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान भी कर दिया है। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी तलबा पर आयद पाबंदी उठा ली है। ये पाबंदी हसीना वाजिद की हुकूमत में 2015 में आयद की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में सोशल साइंसेज के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोनस अहमद ने पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक मज़मून लिखा। इनका कहना था कि पाकिस्तान बांग्लादेश से इक्तसादी कामयाबी, आबादी पर कंट्रोल, ख़वातीन की खुद मुख्तारी और मजहबी शिद्दत पसंदी पर काबू पाने जैसे शोबों में सीख सकता है। सिर्फ गारमेंट सेक्टर को ही देख लें तो दोनों मुल्क एक दूसरे से बेपनाह फ़ायदा उठा सकते हैं। बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स अरबों डॉलर्स में है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स को यहाँ कॉटन और धागा मुयस्सर है, जबकि बांग्लादेश को ये धागा दूसरे मुल्कों से ख़रीदना पड़ता है। बांग्लादेश की अफरादी क़ुव्वत की तरबियत के लिए कई इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान ही नहीं, भारत से भी ज़्यादा हुनरमंद है। पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल वर्कफोर्स की ट्रेनिंग के लिए बांग्लादेश से मदद ले सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश का तजारती हुजम 4 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ढाका यूनिवर्सिटी के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद ज़मान ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद ज़रूरी है। खैर ज़गाली के ऐसे जज्बात का इजहार सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में ही देखने में नहीं आ रहा। बांग्लादेशी मीडिया भी अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का मशवरा दे रहा है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने लिखा है कि अगर जापान और अमेरिका माजी बुलाकर शराकत दारी बना सकते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अखबार ने मज़ीद लिखा कि बांग्लादेश माजी के तनाज़ात से आगे निकल कर तजारत, सिक्योरिटी और एनर्जी के लिए नए इलाकाई इत्तेहाद बनाए। इससे न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश की अहमियत में भी इजाफा होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर सलाहियतों से भी फ़ायदा उठा सकता है। कल्चरल एक्सचेंज मुल्कों को करीब लाने में अहम किरदार अदा करती है। फिल्म, टीवी, म्यूज़िक पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने में पूरा पोटेंशियल रखते हैं। इसकी एक मिसाल हमें गुज़िश्ता साल 20 जुलाई को ढाका में देखने में मिली।
पाकिस्तान के मरूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने ढाका के आर्मी स्टेडियम में परफॉर्म किया। राहत फ़तेह अली खान के हज़ारों बांग्लादेशी फैंस रात गए तक इनके नगमों और कवालियों पर झूमते रहे। इसी तर्ज पर दोनों मुल्कों के फनकारों के कंसर्ट मुनक़िद कराए जा सकते हैं। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश की 2 फिल्में इंग्लिश सबटाइटल के साथ पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश की गई थीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फूड और टूरिज्म व्लॉगर एक दूसरे के मुल्क में भेजे जा सकते हैं। पाकिस्तान के कई बड़े ट्रैवलर बांग्लादेश के दौरे करके वीडियोस पाकिस्तानी इमाम के साथ शेयर कर चुके हैं। इसी तरह बांग्लादेशी ट्रैवलर्स भी और फूड व्लॉगर भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करके अपनी इमाम के साथ शेयर कर रहे हैं। दोनों मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा अवामी राब्ते बढ़ाने का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ हमारा पार्टनर ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन सकता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि भारत किस तरह खुद दहशतगर्दी करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है, तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से जंगलात तेज़ी से क्यों ख़त्म हो रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करें। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।